बनाने वाले चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम कायनात की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इत्मीनान महसूस होता है। और उसकी वजह यह है कि हमें कायनात में एक रब्त नज़र आता है, एक इंतज़ाम नज़र आता है। हम चीज़ों को जब भी देखते हैं तो हमें लगता है कि वो कुछ कवानीन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो इन चीज़ों के मोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इनके बिहेवियर को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि ये तमाम कवानीन कहाँ से आए, कायनात की ये तमाम प्रॉपर्टीज़ कहाँ से कायनात को मिली? क्या ये प्रॉपर्टीज़, क्या ये कवानीन कायनात ने खुद ब खुद हासिल किए, या ये कवानीन, ये प्रॉपर्टीज़ कायनात को किसी ने दी? आज हम जिस थ्योरी के बारे में, जिस हाइपोथेसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसे फाइन ट्यूनिंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही हाइपोथेसिस है जैसा कि मल्टीवर्स का हाइपोथेसिस है। लेकिन हमें इस हाइपोथेसिस को पढ़ के पता चलेगा कि कायनात में जितना भी इंतज़ाम है उसकी तमाम कोशिश यह है कि कायनात में ज़िंदगी का आगाज़ हो सके, लाइफ कायनात में एक्सेल कर सके, बढ़ सके। तो कायनात की फाइन ट्यूनिंग कहाँ से आई, ये आज का सवाल है। और इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हम जा रहे हैं एक सफ़र पर, और इस सफ़र में आपको मैं दिखाऊंगा वो तमाम शवाहिद जिससे हमें कुछ अंदाज़ा होगा कि कायनात की ट्यूनिंग कहाँ से हो रही है और कायनात में ज़िंदगी का आगाज़ क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा एक बायोस्फीयर में, जो कि है एरिजोना में, एरिजोना यूएसए। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहां पर हम कुदरती तौर पर इंसान लाइफ का इकोसिस्टम बनाते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बायोस्फीयर दिखा रहा हूँ और इस बायोस्फीयर में हमने मुख्तलिफ किस्म की इमारतें बनाई और एक क्लोज सिस्टम बनाया। कोई चीज़ बाहर से नहीं आ सकती थी, ऑक्सीजन भी खुद बनाते थे, प्लांट्स उगाए, जानवर बीच में रखे गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनको मॉनिटर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइफ को शुरू में इस बायोस्फीयर में पनपने के लिए, परवान चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। और फिर इसके तमाम पैरामीटर्स, छोटे छोटे पैरामीटर्स, तमाम केमिकल्स को, इसकी एटमॉस्फेयर को, सनलाइट की एनर्जी को, आर्टिफिशियल एनर्जी को जो कि बल्ब से या आर्टिफिशियल लाइट से आ रही है, उन तमाम पैरामीटर्स को हमें ट्यून करना पड़ा 2 सालों के लिए। और उसके बाद इस बायोस्फीयर में ज़िंदगी परवान चढ़ सकी। तो एक छोटे से बायोस्फीयर के लिए भी हमें ट्यूनिंग की ज़रूरत है। तो फिर क्या कायनात में लाइफ किसी ने ट्यून की, या कायनात ने खुद ब खुद अपनी ट्यूनिंग ऐसी की, अपने पैरामीटर्स की ट्यूनिंग ऐसी की कि यहाँ पर ज़िंदगी परवान चढ़ सके? और जब मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ तो मैं कार्बन बेस्ड लाइफ की बात कर रहा हूँ, जिसमें परिंदे भी आते हैं, जिसमें जानवर भी आते हैं और जिसमें इंसान भी आते हैं। इसके अलावा लाइफ की जितनी भी शक्लें हैं जो हम नहीं जानते, उनके बारे में इस वीडियो में ज़्यादा बयान नहीं किया गया। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि लाइफ से मेरा मतलब, उसकी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी चीज़ जो कि एनर्जी को कंज्यूम करती है, यूज़ करती है और अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। साइंसदानों का ये ख्याल है कि लाइफ को कायनात में परवान चढ़ने के लिए 3 किस्म की ट्यूनिंग की ज़रूरत है। और वो ट्यूनिंग है लॉज ऑफ नेचर की, ऐसे लॉज जिनसे कायनात में ज़िंदगी का आगाज़ हो सके। फिर फिजिक्स के कांस्टेंट्स की, जिनको हम डिटेल में देखेंगे। और इनिशियल कंडीशंस की, उन कंडीशंस में जिनमें हमारी कायनात की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम चलते हैं लॉज ऑफ नेचर की तरफ, क्योंकि हमारी कायनात के नीचे कुछ ऐसे लॉज काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कायनात पर आज ज़िंदगी है, हमारी ज़मीन पर आज ज़िंदगी है। अगर ये राइट सेट्स ऑफ लॉज ना होते तो शायद यहाँ पर ज़िंदगी ना होती। मैं आपको ऐसे 14 मुख्तलिफ लॉज दिखा सकता हूँ जो कि हेल्प करते हैं नेचर की, ताकि वह ज़िंदगी को परवान चढ़ा सके। लेकिन हम कुछ ही डिस्कस करेंगे। तो उसमें ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और फिर क्वांटाइजेशन के लॉज को हम कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरफ, जो कि हमें न्यूटन ने भी दिया और बाद में हमें आइंस्टाइन ने भी उसके बारे में बताया कि 2 चीज़ें जो हमेशा मैस रखती हैं वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं।
और ग्रेविटेशनल फोर्स के कांस्टेंट को तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सिमुलेशन से, कंप्यूटर सिमुलेशन से हमें ये पता चला कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम थोड़ा सा बढ़ा दें या कम कर दें, उसे अल्टर कर दें, तो हमारी यूनिवर्स में स्टार्स नहीं बनेंगे। हमारी यूनिवर्स में स्टार्स नहीं बनेंगे, इसका मतलब रोशनी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, प्लैनेट्स नहीं बनेंगे, और फिर हमारे पास कोई ऐसे एनर्जी सोर्स नहीं रहेंगे जिससे हम एनर्जी हासिल कर सकें। और लाइफ ने तो एनर्जी के साथ ही जिंदा रहना है, तो हमारी कायनात में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तमाम जो रिसर्च है इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट की गई है, और इस रिसर्च को सिमुलेट किया जाता है बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स में। हमने ग्रेविटेशन लॉ को देखा कि अगर उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। लेकिन हम अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ जाते हैं। दो चार्ज आपस में या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, हमें पता है। और उसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि एटम्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को थोड़ा सा अल्टर करें तो उसका जो असर होगा वो ये होगा कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द स्पिन करना बंद कर देंगे। अब एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं रहेंगे। तो जब एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं रहते तो हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर सकते, केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती है, हमारी फिजिक्स भी ख़त्म हो जाती है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स नहीं बन सकते। इस लिहाज से लाइफ नहीं आ सकती ज़मीन पर, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक शक्ल है जो कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। लाइट वेव एनर्जी लेके जाती है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कोई चेंज आएगी तो तमाम रोशनी पर उसका इफेक्ट आएगा, और उसका वर्स इफेक्ट ये होगा कि लाइट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी हमारी कायनात से। इसी तरीके से बाकी जितनी रेडिएशंस हैं उनके बारे में भी बताया गया कि अगर वो इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता हम चेंजेस ज़्यादा करेंगे तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आज एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये तमाम रेडिएशंस ख़त्म हो जाएंगी और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेगी। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तरफ, जो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठा रखती है। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। लेकिन इस फोर्स को अल्टर किया जाए तो उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं। अगर इसको स्ट्रॉन्गर बना दिया जाए तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स नहीं होंगे और ना ही उनके आइसोटोप्स होंगे, तो लाइफ तो यहीं पर ख़त्म होगी। और अगर उसको वीक कर दिया जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन होगी। तो इस लॉ को, इस फोर्स को भी छेड़ने के बाद हमारी कायनात पहले जैसी नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें और उसको भी अल्टर करें तो हमें मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। हमें स्टार्स की फॉर्मेशन में फ़र्क मिलेगा, हमें हैवी मेटल्स जो हमारी ज़मीन पर गिरती हैं जब भी सुपरनोवा होता है, उनके रेमिनेंट्स आते हैं दूर दराज से, गैलेक्सी से, वो हमारी ज़मीन पर गिरते हैं और हमें लोहा मिलता है, हमें हैवी एलिमेंट्स मिलते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। और इन्हीं हैवी एलिमेंट्स को, मेटल्स को हम यूज़ करके टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। मसलन आयरन की बात कर लें तो आपके पास अगर आयरन ज़मीन पर नहीं आ रहा तो फिर आप टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। तो एक